हेलो दोस्तों, तो ये हमारी कहानी का भाग 26 है। अगर आप लोगों ने इस कहानी के पिछले भागों को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए कहानी के इस भाग को शुरू करते हैं। माफ़। अबनी। माफ़। आप लोगों को लगता है जो आप लोगों ने किया वो माफ़ी के काबिल है? देखिए, मैं मानता हूँ कि ये गलत किया, पर इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। प्लीज़ कोई सफाई मत दीजिए। किसी भी सफाई या माफ़ी के गुनाह कम नहीं होते। जो किया है वो मिट नहीं सकता, और अगर इतना ही अफ़सोस होता है तो अपने भाई को क्यों उसका साथ नहीं देते? मगर जिनके किरदार में ही गुनाहों की महक आती हो उसे अच्छाई की उम्मीद ही क्या करनी। सिक्के का एक पहलू जानकर कभी फैसला नहीं करना चाहिए, ना ही कोई राय बनानी चाहिए। आपको एहसास भी नहीं शायद कि भाई ने क्या सहा है। ऐसी सूरत में इंसान या तो पागल हो जाता है या बागी। सैम ने कहा, बाकी बने या बदला ले। जिसने गलत किया उससे ले। मैं जानती हूँ मेरे दादू के लिए उनकी मान मर्यादा सबसे ऊपर है। हो सकता है उन्हें कोई ठेस पहुंची होती तो उन्होंने किया कुछ गलत, मगर किसी की गलती की सजा देने के लिए उसे उससे भी बड़ी गलती की जाए, ये कहाँ तक सही है? खानदानी रंजिश में एक स्त्री की मान उसके अस्तित्व को कुचला जाए, कहाँ तक सही है? ठीक है, मान लिया कि बड़ों की गलतियों की सजा भुगतने के लिए मुझे चुना, तो मुझसे ही निकाल लेते बदला, जान ले लेते मेरी, बर्बाद कर देते मुझे मुझे हो जाता बदला पूरा। लेकिन इन सब में उस मासूम को क्यों घसीटा जो पहले ही किस्मत की सताई थी? मुझ तक पहुंचने के लिए उस मासूम के दिल, उसके जज्बात को सीढ़ी बनाई, ये माफ करने के लायक है? अरे उस बेचारी ने तो पहले ही कितना कुछ सहा है। अनाथ थी, जिस परिवार को अपना समझा वहां भी चली गई, और जिससे दिल लगाया उसने भी चला। गलत के बदले में गलत करना कभी सही नहीं हो सकता। उसकी कोई माफ़ी नहीं होती। सज़ा होनी चाहिए उसके लिए। अवनी की आँख झलक आई, वो इतना बोलकर चली गई। सज़ा सज़ा तो मिल चुकी है मुझे, और ये सज़ा उम्र भर तकलीफ देगी मुझे, सैम ने खुद से कहा, और फीका मुस्कुराकर वहाँ से चला गया। अगले दिन आशीष ऑफिस के लिए निकल रहा था। उसकी नज़र अपनी पर पड़ी सीढ़ियाँ उतर रही थी। आशीष ने अपनी नज़र फेर ली, फिर एकदम से उसकी आंखें बड़ी हो गई। सीढ़ियों पर पानी गिरा था। वो तुरंत अवनी की ओर घूमा और उसे वहीं रुकने को कहा। अवनी ने उसकी ओर हैरानी से देखा और उसकी बात को अनसुना कर सीढ़ियों से उतरने लगी कि अगली सीढ़ी पर उसका पाँव पड़ते ही उसका पाँव फिसला, और वो गिरती उससे पहले ही आशीष तेजी से उसके पीछे आकर उसका हाथ पकड़ उसे अपनी ओर खींच लिया, और नौकर का नाम लेकर उसे चिल्लाया। तो सब तुरंत वहां आकर हाथ बांधे खड़े हो गए। कहाँ मर गए थे सबके सब? ये यहाँ पानी कैसे आया? किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ बोलने की। मुँह क्या देख रहे हो सबके सब? अभी साफ करो। अगर अभी कोई यहाँ से गिरा होता तो चमड़ी उधेड़ देता तुम्हारी। आइंदा ऐसी गलती ना। इतना सुन वो लोग फटाफट अपने काम पर लग गए। वहीं कोई छिप कर ही देख रहा था, जिसने गुस्से से अपने जबड़े खींच लिए। अपनी हैरानी से आशीष को देख रही थी। आशीष ने उसकी तरफ देखा और उसे आजाद कर आगे बढ़ गया। अवनी भी उसके पीछे आई और उसका रास्ता रोककर खड़ी हो गई और बोली, ये पानी तुमने ही गिराया ना कि मैं गिरने लगूं और तुम हीरो की तरह मुझे बचाने आओ, और इसी बहाने मेरे करीब आने मुझे छूने का मौका मिल जाए तुम्हें। आशीष ने एक नज़र उसकी ओर देखा और साइड जाने लगा। तुम्हारी दिक्कत क्या है? क्या लगता है मुझे ऐसे इग्नोर करके तुम मेरी नज़र से चढ़ जाओगे? कभी नहीं। वापस से आशीष के सामने आकर बोली, मेरी ऐसी कोई चाहत नहीं कि तुम ने ही तो कहा है कि नहीं मानती इस शादी को। आशीष ने कहा, हाँ नहीं मानती, कभी मान भी नहीं सकती। फिर बीवी जैसे बिहेव क्यों कर रही हो? बर्दाश्त नहीं हो रहा नहीं हो रही मेरी ignorance। इतनी भी गलतफहमी मत पालो चौहान साहब की अवनी को तुम्हारे इग्नोरेंस से कभी फर्क पड़ेगा। अच्छे से जानता हूँ तुम्हारी चालें, लेकिन मेरी राय कभी नहीं बदलेगी तुम्हें लेकर। राय का कोई भरोसा नहीं, कभी भी बदल सकती है। आज जिससे बेइंतहा नफरत हो, कल मोहब्बत भी हो सकती है, और जिसके लिए दिल में बेहिसाब मोहब्बत हो, उतनी ही शिद्दत से नफरत भी हो सकती है। इस गलतफहमी में मत रहना। जिंदगी भर तुम मेरी नफरत ही पाओगी, चाहे जो कुछ कर लो। तुम्हारे बारे में मेरी राय कभी नहीं बदलेगी। तुम अगर मेरे लिए मर भी जाओगे ना, तब भी नहीं। मुझे पानी की हसरत हमेशा हसरत ही रहेगी तुम्हारी। अच्छी तरह से तुम्हारी नीयत समझती हूँ मैं। तुम जैसा लूज कैरेक्टर इंसान। अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही आशीष उसका हाथ पकड़ खींचते हुए एक कमरे में ले गया और दरवाज़ा बंद कर उसका हाथ पीछे मोड़कर दरवाजे से टिकाते हुए उसके करीब होने लगा। अपना दूसरा हाथ उसके सीने पर रख उसे दूर करने लगी तो आशीष ने उसका हाथ भी पीछे मोड़ दिया और उसके चेहरे के करीब हो गया। अवनी उसे गुस्से से देख रही थी। आशीष ने उसे देखते हुए कहा,
अगर सच में मैं तुम्हें छूने का अरमान लिए बैठा होता तो अब तक कर चुका होता और तुम मुझे रोक नहीं पाती। आशीष चौहान अव्वल दर्जे का अय्याश है, मगर किसी की मर्जी के खिलाफ उसके करीब जाए इतना नामर्द नहीं। तुम मेरे लिए उस ट्रॉफी की तरह हो कि किसी प्रतियोगिता के जीतने पर मिलती है, जिस घर में सजा कर रखते हैं। इसलिए ना तुम्हारी नफरत से और ना तुम्हारी किसी बात से मुझे कोई फर्क पड़ेगा। इतना कहकर उसने अवनी को हल्का सा धक्का देकर एक तरफ किया और दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। अवनी हैरानी और क्रोध भरी नजरों से उसे देखती रही। आशीष अपने ऑफिस में बैठा कुछ कर रहा था। उसकी नजरों के आगे अवनी का चेहरा घूम गया। वो गुस्से से बोला, नफरत करता हूँ मैं तुमसे अवनी रघुवंशी, सिर्फ नफरत। एक बार पहले भी तुम्हारे कारण मेरा परिवार मुझसे छिन गया और आज फिर तुम्हारी वजह से मेरा परिवार मुझसे दूर हो रहा है। किस पर गुस्सा निकाल रहा है? साहिल ने आते हुए कहा। आशीष ने उसको और देखा और कुछ नहीं, प्रेजेंटेशन रेडी है पूरी तरह से। ठीक है चलो फिर समय हो गया। दोनों उठकर ऑफिस से बाहर आते हैं और गाड़ी में की ओर बढ़ते हैं। तभी आशीष का फ़ोन रिंग होता है। वो फ़ोन आंसर कर उसकी बात सुनता है। उसके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आती हैं। क्या हुआ? साहिल ने उसे देखकर पूछा। कुछ नहीं, मीटिंग तू हैंडल कर, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं चलता हूँ। अरे लेकिन बात क्या है? बात क्या हुई ये तो बता। बाद में बताता हूँ, गाड़ी में बैठते हुए बोला और तेज़ी से निकल गया। उसने कुसुम जी को फ़ोन किया। कुसुम जी ने फ़ोन उठाया और बोली, हाँ आशीष बोल, कहाँ हैं आप? रास्ते में हूँ, मंदिर जा रही हूँ। वो भी आपके साथ है क्या? कुसुम जी ने अवनी की तरफ देखा और बोली, हाँ आपने मना किया था ना चाची माँ की उससे कहीं लेकर मत जाना। जाना भी हो तो मुझसे कहिएगा। आप गार्ड को क्यों नहीं लेकर गई? अरे मंदिर ही तो जा रहे हैं, वहाँ उन्हें क्यों लेकर जाऊँ? थोड़ी देर में तो आ ही जाएंगे चाची माँ। अच्छा इस वक्त आप कहाँ हैं? 5 मिनट में मंदिर पहुँच जाएंगे। ठीक है, गाड़ी से बात ना आए, मैं बस पहुँच रहा हूँ। तू मंदिर आ रहा है? जी ने हैरानी और खुशी से मिले जुले भाव से कहा। हाँ आ रहा हूँ और आप फ़ोन मत कट करना। लेकिन तभी फ़ोन कट हो गया। आशीष ने वापस से फ़ोन लगाया पर नहीं लगा। उसने गाड़ी की स्पीड तेज कर दी। कुसुम जी फ़ोन देखकर ये देखो कट गया। ये नेटवर्क भी ना जब जरूरी हो तभी गायब हो जाता है। आशीष मंदिर पहुंचा। उसके पीछे एक और गाड़ी वहां आकर रुकी। उसमें से कुछ लोग बाहर आए। आशीष कुसुम जी की गाड़ी के पास पहुंचा। ड्राइवर गाड़ी से बाहर खड़ा था। आशीष ने देखा गाड़ी में कोई नहीं था। उसने ड्राइवर से पूछा तो उसने बताया कि लोग अंदर गए हैं। आशीष ने गाड़ी की तरफ देखा तो वो लोग फुर्ती से मंदिर की ओर बढ़ गए और सब फैल गए। आशीष ने भी जूते उतारे और तेजी से मंदिर के अंदर भाग। इधर उधर देखता तो कुसुम जी और अपने मंदिर की नजर आई। उनकी ओर बढ़ा। तभी सब देखते ही देखते उसकी नज़रों में एक शख्स पर गई। वो दूर खड़ा अपनी पर गन पॉइंट पर ले रहा था। आशीष की आंखें बड़ी हो गईं। वो तेजी से अपनी की ओर लपका और उसे दूर करना चाहा, लेकिन तब तक गोली चल चुकी थी। वो सीधे आशीष की पीठ में आ धरी। आशीष की आह निकली। वो लड़खड़ा कर अवनी के सहारे खुद पर संभाल लिया और एक शख्स की ओर मुड़ा। कुसुम जी चीखते हुए उसकी ओर लपकी। अवनी की कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। वो शख्स ने भागने की कोशिश की, लेकिन तब तक आशीष का इशारा पाकर उसके गार्ड उस तक पहुंच चुके थे और उसे धर दबोचा। उन्होंने उसे गन पॉइंट पर ले लिया, मगर आशीष ने उसे मारने से मना कर दिया। वो लोग उसे लेकर आशीष के पास आए। तभी आशीष ने कहा, जाने दो इसे और तुम लोग जाकर कह देना राज रघुवंशी से मेरे रहते वो उसे मारना तो दूर, इसकी परछाई भी छू नहीं सकता। उसके लिए उसे पहले मुझे मारना होगा। उसकी गोली में इतनी ताकत नहीं कि वो आशीष चौहान की जान ले सके। एक बार पहले भी कोशिश नाकाम रही और आगे भी नाकाम ही रहेगी। उसको जब तक जिएगा इस सच के साथ घुट घुट कर जीना होगा कि उसकी पोती उसके नौकर की बहू है। आशीष के इतना कहने पर उसके गार्ड ने उस आदमी को घायल करके छोड़ दिया। कुसुम जी को रोते देख आशीष ने कहा, कुछ नहीं हुआ मुझे। वहीं अवनी की कुसुम जी को रोते देख और आशीष की पीठ से खून बहता देख स्तब्ध थी। आशीष की पकड़ कमजोर हो रही थी। अवनी ने ये देखकर उसे संभाल लिया। आशीष ने उसकी ओर देखा और हल्के से मुस्कुराकर बोला, मुबारक हो, तुम्हारे भगवान ने सुन ली तुम्हारी, मगर इतनी जल्दी मेरे नाम के सिंदूर से तुम्हें आज़ादी नहीं मिलेगी। उसकी आंखें बंद होने लगी। गार्ड ने आकर उसे संभाला और हॉस्पिटल पहुंचे। सब लोग आशीष को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे। कुसुम जी ने राकेश जी को फ़ोन कर दिया। राकेश जी, सैम और साहिल भी हॉस्पिटल पहुंचे थे। उनके पहुंचते ही तुरंत डॉक्टर्स की टीम आशीष को ले गई। कुसुम जी लगातार रोई जा रही थी। राकेश जी और शांत करवा ही रहे थे पर उनका रोना बंद नहीं हो रहा था। अवनी एक और खड़ी सब देख रही थी। उसे क्या रिएक्ट करे समझ नहीं आ रहा था। वो खुद सदमे में थी कि उसके दादा ने फिर उसकी जान लेने की कोशिश की और एक बार फिर उस इंसान ने उसकी जान बचाई जिससे उसे नफरत है। अवनी के लिए सब समझ से परे था कि आखिर रास्ते को एकदम से इतना क्या गुस्सा है कि वो उसकी जान लेना चाहते हैं, जबकि वो जानते हैं कि जो हुआ उसमें अवनी की कोई गलती नहीं थी। बहुत कुछ उसके मन में उलझ रहा। उसने मन ही मन राज से मिलने का सोचा ताकि सारी बात साफ कर सके, और अगर उसकी मौत से ही राज को सुकून मिलेगा
तू मार दे ताकि उसकी वजह से किसी और की जान पर ना बने और ना ही किसी के एहसानों तले दबना पड़े। यही सब सोचते हुए उसने वहाँ से जाना चाहा, लेकिन वहाँ पे गार्ड ने उसका रास्ता रोक दिया। अवनी ने हैरानी से उनकी ओर देखा तो उनमें से एक, आप कहीं नहीं जा सकती, सर का ऑर्डर है, आपको कहीं नहीं जाने देना है। देखो जाने दो मुझे ज़रूरी काम है। सॉरी मैम, आपने सुना ना, सर ने साफ शब्दों में कहा है कि आपको कहीं नहीं जाने दिया जाए। मगर मुझे जाना है, आपके सर से मैं बाद में बात कर लूँगी, पर इस समय मुझे जाने दीजिए प्लीज़। अवनी ने ज़बरदस्ती जाना चाहा, पर गार्ड ने उसको रोकते हुए कहा, प्लीज़ मैम जिद मत कीजिए, अगर आप यहाँ से गई तो वापस आप पर हमला हो सकता है और आपको ज़रा सा भी नुकसान पहुँचा तो सर हमारी जान ले लेंगे। प्लीज़ मैम जिद मत कीजिए, हम आपको नहीं जाने दे सकते। क्या मुसीबत है, क्या मुसीबत है, मैं जिसे कहीं जा नहीं सकती, कैद कर रखा है। जैसे भूलो मत कि मैं पत्नी हूँ तुम्हारे सर की, तो मेरा ऑर्डर मानना भी तुम्हारा काम है। जाने दो मुझे, तुम्हारे सर के ठीक होने पर मैं बात कर लूँगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। गार्ड ने एक दूसरे को देखा और अपनी गर्दन झुका ली। अवनी ने फिर उन्हें रास्ता छोड़ने को कहती है, मगर वो नहीं हटते। कुछ कहाँ ना जाना चाहती हैं? साहिल की आवाज़ सुन अवनी ने पीछे देखा। अवनी को अपनी ओर प्रश्न सूचक दृष्टि से देखता साहिल ने कहा, आप मुझे नहीं जानती पर मैं आपको जानता हूँ, आशीष का दोस्त। ये सुन अवनी ने एकदम से कहा, तो आप मुझे रोकने आए? देखिए भाभी, इस वक्त आशीष की जान खतरे में है और मैं ऐसे आप उसके पास होना ज़्यादा ज़रूरी है। साहिल ने कहा, भाभी शायद आप नहीं जानते कि आपके दोस्त ने धोखे से ये शादी की है। मैं नहीं मानती इस शादी को, और जब शादी नहीं मानती तो कौन सा पति। सब जानता हूँ मैं, मगर आप सब नहीं जानती, जानना भी नहीं चाहती। समझे, आप चुपचाप जाने दीजिए मुझे अपने दादाजी से मिलना है। आप उनसे नहीं मिल सकती, वह आपकी जान को खतरा है। वो मेरे अपने हैं, उनसे मुझे कोई भी खतरा नहीं हो सकता, और है भी तो मुझे वो खतरा मंजूर है। फिर क्या पता वो हमला मेरे घर वालों ने करवाया है या फिर ये सब आपके दोस्त की ही कोई सोची समझी चाल हो। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? उसने आपको बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी और आपको इसमें उसकी चाल दिखती है। माना उसने गलत किया, पर जितना आपके बारे में सुना है उस हिसाब से एक ज़िंदगी और मौत से जूझते हुए इंसान के लिए आपने ऐसे मानवीय व्यवहार की उम्मीद नहीं की थी। साहिल, मानवीय व्यवहार मानवों के साथ किया जाता है, दानवों के साथ नहीं। जिस इंसान के अंदर इंसानियत ना हो उसे इंसान नहीं कहा जा सकता और ना ही उसे इंसानियत दिखाई जाती है। और मेरी जान बचाकर उसे कोई एहसान नहीं किया उसने। अगर मान भी लूँ कि वो मुझ पर हमला मेरे दादू ने करवाया है तो ये हालत भी उसके पैदा किए हुए हैं। वो अगर मेरे दुश्मन बने हैं तो केवल उस सन की चौहान साहब की वजह से। तो इसे उसका एहसान तो कहिए। मेरी ज़िंदगी का मेरा अस्तित्व का तमाशा बनाया है उसने। इसके बदले में अगर वो मर भी जाए तो उसके कर्मों की भरपाई नहीं होगी और ना ही मुझे उसके लिए कोई अफसोस होगा। अवनी इतना बोलना था कि एक तड़ाक की आवाज़ के साथ एकदम से सब शांत हो गए। अवनी ने अपने गाल पर हाथ रख हैरानी से देखा। कुसुम जी की नम आंखों के साथ उसे गुस्से से घूर रही थीं। किसी की समझ नहीं आया कि अचानक क्या हुआ। ये आप चुप चुप एकदम चुप, एक शब्द और मत बोलना। अवनी ने हैरानी से कुछ कहना चाहा, पर पहले ही कुसुम जी ने अपनी ऊंची आवाज़ से चुप करवा दिया। मैंने तुम्हारा साथ दिया, अपने बेटे के खिलाफ खड़ी हुई क्योंकि वो गलत था, गलती की थी उसने, लेकिन तुम्हें ये हक नहीं दिया कि तुम उसकी मौत चाहो। तुम्हारे लिए उसकी कोई अहमियत नहीं ना हो, पर मेरे लिए है, बेटा है मेरा और इस वक्त ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा है सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर उसे कुछ हुआ तो ना तुम्हें तो अपने हाथों से मार दूंगी मैं। कुसुम जी गुस्से से उसकी ओर बढ़ी, लेकिन राकेश जी और सैम ने उसे रोक लिया। अपनी हैरानी से देख रही थी और बोली, आपकी तकलीफ समझती हूँ, इसलिए आपके थप्पड़ का बुरा नहीं लगा मुझे, लेकिन माफ़ी चाहूँगी, आपके कहने से आपका बेटा सही नहीं हो जाएगा। उसकी ज़िंदगी आपके लिए बहुत कीमती है, तो उन सब की ज़िंदगी भी उनकी फैमिली के लिए कीमती होंगी जिनके आपके बेटे की नज़रों में कोई कीमत नहीं। आप शायद जानती नहीं उनकी असलियत। तुम बताओगी उसकी असलियत मुझे। हो कौन तुम, जानती क्या हो उसके बारे में? एक माँ से बेहतर उसके बेटे के बारे में कोई नहीं जान सकता। वो बुरा नहीं है, उसे बुरा बनाया गया है, फिर भी उसके सीने में दिल है जो अपनों पर जान छिड़कता है। मगर कुछ लोगों के सीने में तो पत्थर है, अपना ही खून बहाने से नहीं कांपते। मेरे बेटे के बारे में मुझे बताने से पहले अपने परिवार के बारे में जान लो। आज अगर वो दानव है तो उसे दानव बनाया किसने? कोई भी माँ अपने पेट से बुरा बनाकर पैदा नहीं करती। कुसुम जी शांत हो जाइए, हॉस्पिटल है, राकेश जी ने कहा। तो कुसुम जी ने रुआसी होकर उनकी ओर देखा और बोली, सुना आपने, ये चाहती है कि वो मर जाए। आपको पता था ना राकेश जी कि वो क्या करने वाला है, आपने उसे रोका क्यों नहीं? एक बार पहले ही इन रघुवंशियों की वजह से उसने अपना सब खो दिया और आज फिर से उनका साया पड़ते ही मेरा बेटा मौत के मुँह चला गया। एक बार पहले भी उसे खोकर पाया था, आज फिर राकेश जी
अगर उसे कुछ हो गया तो कुछ नहीं होगा, उसे ठीक हो जाएगा वो, आप भरोसा रखिए। राकेश जी का भी गला भर आया। कुसुम जी ने अपने आंसू साफ किए, अवनी की तरफ मुड़कर बोली, तुम नहीं मानती ना इस रिश्ते को, तो मौका है तुम्हारे पास। वो होश में नहीं है, फ़ायदा उठाओ और चली जाओ यहाँ से, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें, वरना जब तक रहोगी उसके जान पर बनी रहेगी। वो रघुवंशी तुम्हें जीने नहीं देगी और आशीष तुम्हें मरने नहीं देगा, चाहे उसकी जान दाव पर क्यों न लग जाए। इस जंग में तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, मगर मेरा अपना बेटा खो दूंगी, तब मुझसे दूर रहोगी, उसी में उसकी ज़िंदगी है, चली जाओ यहाँ से। माँ शांत हो जाइए, चलकर बैठ जाइए, वरना आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी, सैम ने कुसुम जी को शांत कराते हुए कहा, और राकेश जी उसे ले जाने को इशारा किया। राकेश जी उन्हें अपने साथ ले जाकर बेंच पर बैठा दिया। सैम ने अवनी की तरफ देखा, जो खुद में उलझी सी खड़ी थी। उसने उसकी ओर देखा और कहा, किसी ने मुझसे कहा था कि गलत के बदले में गलत कभी सही नहीं कहलाता, फिर जब खुद पर आए तो नियम बदल गए। अवनी ने उसकी ओर देखा तो सैम बोला, ऐसा ही होता है, जब तक खुद के साथ नहीं झुलसता इंसान को जलने का दर्द का एहसास नहीं होता। नफरत को कभी नफरत से नहीं हराया जा सकता। नफरत अगर झुकती है तो उसे मोहब्बत की आगे। ये ज्ञान देना जितना आसान है, उसे अमल में लाना उतना ही मुश्किल। जब दिल में सिर्फ आग हो तो वहाँ मोहब्बत नहीं पनपेगी। जब इंसान ऐसे हालत से रूबरू होता है ना, तो सभी सही गलत भूल जाता है, सिर्फ एक चीज़ याद रहती है, रिवेंज। तो जो मेरे भाई ने किया वही किया जो आप कर रही हैं, फिर वो गलत और आप सही कैसे? सैम ने कहा और वहाँ से चला गया। अवनी का दिमाग चकराने लगा था। उसने बाहर जाना चाहा पर गार्ड ने उसे जाने नहीं दिया। अवनी के लिए वहाँ खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था। वो हॉस्पिटल की दूसरी ओर बढ़ गई। साहिल को कब से ये देख रहा था। उसने अपने मन में विचार किया, आई एम सॉरी आशीष, तुमने मना किया था, पर अब मुझे लगता है सच उसके सामने आना चाहिए। बहुत तकलीफ सह चुके हो तुम, अब तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून आना चाहिए। दोस्त अवनी अपनी ही उलझन में उलझे जा रही थी और गार्ड तभी उसके पीछे थे। अवनी ने उन्हें अपने पीछे देखा तो पलट कर बोली, बाहर नहीं जा रही हूँ, क्यों पीछा कर रहे हो? हमें ऑर्डर है, जब तक सर ठीक नहीं हो जाते हम आपको 1 मिनट के लिए भी अकेला ना छोड़ें। उनका जवाब सुन अवनी ने दांत पीसते हुए कहा, वॉशरूम जा रहे हैं, वहाँ भी साथ आने को कहा है आपके सामने। गार्ड ने अपनी गर्दन झुका ली और वहीं खड़े हो गए। अवनी ने अपनी गर्दन झटकी और एक शांत जगह ढूंढते हुए आगे बढ़ी। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर एक कमरे के अंदर खींच लिया। अवनी एकदम से चौंक गई। वो खुद का हाथ छुड़ाकर गुस्से से पलटी और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। आप? अवनी ने हैरानी से उस शख्स ने तुरंत ही दरवाजा बंद कर दिया। सभी लोग बैठे डॉक्टर के बाहर आने को देख रहे थे। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं और उनको देख सब लोग उन्हें घेर लेते हैं। कैसी कंडीशन है उसकी डॉक्टर? राकेश जी ने पूछा। चिंता मत कीजिए, ऑपरेशन कामयाब रहा, वो खतरे से बाहर है, अब पूरी तरह ठीक होने में समय लगेगा। हम मिल सकते हैं उनसे? अभी नहीं, अभी वो बेहोश है, एक बार उन्हें रूम शिफ्ट करा दिया जाए फिर आप मिल सकते हैं। क्या मैं उसे देख सकती हूँ एक बार? कुसुम जी ने कहा तो डॉक्टर ने राकेश जी की तरफ देख कर कहा, आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, पर यू डोंट वरी, वो सेफ हैं। इतना बोलकर वो चले गए। कुसुम जी भी भावुक हो रही थी। राकेश जी ने उन्हें संभाला और उन्हें एक जगह बिठाया। कुछ देर बाद आशीष को रूम में शिफ्ट कर दिया गया। साधना और शिवन्या भी खबर सुनकर वहां आ गई। इन सबके बीच किसी का ध्यान अवनी पर नहीं गया। कहाँ है? सब बारी बारी से आशीष को देख रहे थे और बाहर बैठे नर्स ने आकर उनसे कहा कि रात होने वाली है, तो वो सब वहाँ नहीं रुक सकते। किन्हीं 2 लोगों को ही इजाज़त मिल सकती है। राकेश जी ने कुसुम जी के घर जाने को कहा, पर वो मना कर रही थी, पर उनकी हालत देखकर उन्हें घर ले जाना ही सबको सही लगा। सैम किसी तरह उन्हें समझाता है कि अभी उनको होश नहीं आया है, वो सुबह आ जाएंगे, वरना यहाँ रहा तो उनकी तबीयत और बिगड़ गई, जिसको और बुरा लगेगा। राकेश जी ने सैम को सबको घर ले जाने के लिए कहा। राकेश जी और साहिल जी वहीं रुक गए। सैम सबको लेकर घर लौटा। इधर वो दोनों बैठे थे, तभी राकेश जी एकदम बोले, अवनी कहाँ है? साहिल, क्या मतलब कहाँ है? वो घर गई है ना? नहीं, वो तो कब से नहीं दिखी, हमने ध्यान नहीं किया, हमारे सामने जब बहस हुई उसके बाद नहीं देखा उसे। राकेश जी की बात सुन साहिल सोच में पड़ गया। उसने उसके साथ लगाए गार्ड को फ़ोन किया। उन्होंने फ़ोन पर बताया कि अवनी वॉशरूम की ओर गई थी। काफ़ी देर बाद जब वो वापस नहीं आई तो उन लोगों ने उसे ढूंढना शुरू किया। वो टेरेस पर अकेली है। साहिल ने फ़ोन कट कर दिया और राकेश जी वहीं रुकने को कह तुरंत गार्ड्स के पास टेरेस पर पहुंचा। गार्ड्स ने उसे एक और इशारा किया। साहिल उस ओर बढ़ गया। उसने गार्ड को वहीं रुकने को कहा और खुद उसके पास जाकर बोला,
आप अब तक यहीं है, सब ढूंढ रहे हैं आप। नीट की आवाज़ पर चौकी जैसे किसी सोच से बाहर आई हो। उसने एकदम से साहिल की ओर देखा, फिर तुरंत अपना चेहरा फेर कर अपनी आंखें साफ की। देखिए मेरा कोई इरादा। क्या कहा डॉक्टर ने? अपनी ने साहिल की बात काट दी। खतरे से बाहर है पर अभी बेहोश है। अपनी ने हाँ में गर्दन हिला दी और बिना कुछ बोले वहाँ से निकल गई। साहिल भी उसके पीछे पीछे हो लिया, उसके पीछे उसके गार्ड। तो आशीष के रूम के पास पहुंची तो राकेश जी ने उसे देखा और उसके पास आकर बोले, कहाँ चली गई थी तुम? कहीं जाना था तो बताकर जाना चाहिए। तुम्हें पता है ना तुम्हें बाहर खतरा है। अपनी कोई जवाब नहीं देती तो रखती फिर कुसुम जी की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ, पर तुम समझ सकती हो वो एक माँ है और एक माँ के लिए अपने बेटे के बारे में सब सुनना आसान नहीं होता। अवनी की आंखें नम हो गई। उसने खुद को संभाल लिया और अपना चेहरा दूसरी ओर करके बोली, क्या मैं मिल सकती हूँ उन्हें? राकेश जी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और फिर अपनी गर्दन हिलाकर इशारा करते हुए बोला, अंदर है पर अभी बेहोश है। डॉक्टर ने सिर्फ उन्हें देखने की इजाज़त दी है। उनकी बात सुनकर अपनी दरवाज़ा खोलकर अंदर कदम रखते हुए चारों ओर देखा। आशीष मशीनों से घिरा हुआ था, ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। एक नर्स वहीं खड़ी उसे देख रही थी। दरवाज़ा खुलने पर उसने उस ओर पलट कर देखा और बोली, जी आप? अपनी उसकी को देखा और बोली, मैं उन्हें देखने। कौन है आप? और आपने डॉक्टर से इजाज़त ली है? देखिए ऐसे यहाँ अलाउड नहीं है, इन्फेक्शन हो सकता है। जी मैं इनकी पत्नी। अवनी ने अटकते हुए कहा, ओह आप आ जाइए फिर, लेकिन थोड़ी देर के लिए। अवनी ने हाँ में गर्दन हिला दी और अंदर आ गई। उसकी नज़र आशीष पर पड़ी। कुछ आवाज़ें उसके कानों में गूंजने लगीं। तुम ना सच में एक नंबर की डिब्बी हो। पहले भी कहा है कि गुस्से से काम खराब ही होता है और तुम्हें समझ नहीं आता डब्बा कहीं के। ये सुनो, बार बार डिब्बा मत बोलो वरना वरना क्या, मैं तो बोलूँगी डिब्बा डब्बा डब्बा। ये मना कर रहा हूँ ना। अगर फिर से डिब्बा बोला ना तो आगे से मैं कभी तुम्हें छिपकली बुलाऊँ। अच्छा बोल कर दिखाओ, अपनी डॉगी पीछे छोड़ दूंगी तुम्हारे। तो मैं क्या डरता हूँ तुम्हारी डॉगी से? तो देखा नहीं उस दिन कैसे डर के हालत खराब हो रही थी तुम्हारी, डब्बा कहीं का। मैं डब्बा? तुम तुम छिपकली, वो भी वो वाली जिसकी जीभ बाहर निकली होती है। अभी एकदम से हंस पड़ी कि एकदम से उसे वर्तमान का भान हुआ। वो आकर आशीष के पास बेंच पर बैठ गई और उसे देखने लगी। उसे अपनी की बात याद आ गई। सुना है बहन का, ये अपने पति के नाम में मुझे दुआ करती है। मैं हर वक्त तुम्हारे मुझ से दुआ मांगूंगी, शौक से मांगो। मगर जब मुझे किसी की दुआ नहीं लगी तो बद्दुआ क्या खाक लगी, और किस्मत से लग भी गई तो जहन नसीबी। अवनी का चेहरा मुरझा गया और उसकी आंखें झलक गईं। उसे आशीष के चेहरे की तरफ देखा तो उसे वही 13-14 साल का मासूम बच्चा नजर आया जिसे अवनी जानती थी। अवनी का गला भर आया। उसने उसके चेहरे की तरफ अपने हाथ बढ़ाए, लेकिन छूने से पहले ही वापस कर लिए। उसके जहन में आशीष से हुई हाल की सभी मुलाकातें, उसका रवैया सब अजीब हो उठा। उसने उसकी तरफ देखा और बोली, दोस्ती कर गुनाह है तो ये गुनाह नहीं, मगर सजा केवल तेरे हिस्से में आई। हाँ बन चुका है पत्थर तू, क्योंकि तूने जमाने की केवल ठोकरें ही तो खाई। हो सके तो कर देना माफ मुझे कि बिन जाने तुझ पे तोहमत मैंने लगाई। हाँ भटक गया है तू राह, तुझे सही राह पर मैं लाऊंगी। तेरी हर गलती का एहसास तुझे कराऊंगी। तेरे हर जख्मों पर अपने प्रीत की मरहम लगाऊंगी। दफन कर चुका है जिन एहसासों को, तेरे दिल में मैं वो फिर से एहसास जगाऊंगी। तेरी नफरत की हर दीवार को अपनी मोहब्बत से, तुझे पत्थर से वापस वही एक दिल इंसान बनाऊंगी। एक टक आशीष को देखती रही, फिर हल्के से उसके ऊपर ढके हुए चादर को थोड़ी नीचे सरकाया। अग्रिम आशीष के सीने पर लगी गोली का निशान उसे दिखा। उसकी आंखें झलक आई। उसने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। उसकी आवाज़ उसके कान में टकराई और वो चौंक गई। ये क्या कर रही हैं आप? सिर्फ देखने के लिए कहा है, छुट्टी के लिए नहीं, इन्फेक्शन हो जाएगा। चलिए अब आप घर जाइए, समय मिलिएगा। अब तब तक मुझ पे आ जाएगा शायद। थोड़ी देर और बैठने दीजिए ना प्लीज़। प्रॉमिस मैं हाथ नहीं लगाऊंगी। होश आने के बाद ये मौका नहीं देंगे तुझे। आखिर की लाइन उसने बहुत धीरे से कहा। सिस्टर ने उसकी ओर देखा। उसकी नम आँखें और चेहरे में उदासी देखा उसका मन पसीज गया। उसने अपनी की तरफ देखकर कहा, वैसे तो यहाँ किसी को यहाँ रुकने की इजाज़त नहीं है, पर फिर भी मैं आपको इजाज़त देती हूँ, सिर्फ 5 मिनट और। अपनी हल्के से मुस्कुराकर उन्हें थैंक यू कहा और अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। बाहर राकेश जी बैठे आशीष के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद अवनी बाहर आई और बेंच पर एक और बैठ गई। साहिल ने उसे देखा तो उठकर चला गया और थोड़ी देर बाद चाय लेकर लौटा। उसने एक कप राकेश जी की तरफ बढ़ाई और दूसरी अवनी की तरफ। राकेश जी ने उसकी तरफ देखा और कप ले लिया। वहीं अवनी गर्दन झुकाए अपनी ही सोच में घूम पड़ी।
साहिल की आवाज़ पर चौंक कर उसकी तरफ देखा। चाय पी लीजिए। मन नहीं है, इतना बोलकर उसने अपनी गर्दन झुका ली। फिर भी पी लीजिए, सुबह से कुछ नहीं खाया आपने, तबीयत खराब हो जाएगी। मुझे कुछ नहीं होगा, अवनी ने कहा तो साहिल ने उसकी ओर देखा। चेहरा पूरी तरह से तर चुका था, चिंता की लकीरें माथे पर उभरी थी। साहिल वहीं उसके पास बैठ गया और सामने देखते हुए बोला, वो ठीक है, खतरे से बाहर है, कल तक होश आ जाएगा उसे, आप इतनी चिंता मत कीजिए। अवनी ने मुड़कर उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में नमी थी। विश्वास कीजिए मेरा, वो ठीक हो जाएगा। आप चाय पी लीजिए। यू फील बेटर। नहीं पी पाऊंगी, जानती हूँ वो खतरे से बाहर है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे, और उसके बाद क्या? मेरे घर वाले फिर मुझे मारने की कोशिश करेंगे और वो मुझे मरने नहीं देंगे। इन सब में ये काल फिर उनके सर पर घूमेगा। ये सब मेरी वजह से है, ना मैं उनकी ज़िंदगी में आती और ना ये सब होता। मैंने ही कहा था कि मैं उनकी मौत की दुआ करूँगी। मैं चाहती थी कि वो मर जाए। मैं ऐसा कैसे चाह सकती हूँ? मैंने तो आज तक किसी दुश्मन के लिए भी बुरा नहीं चाहा, तो यहाँ उनकी मौत मांगने लगी। हाउ कुड आई? जब इंसान क्रोध में होता है तो कई बार उसे सही गलत का भान नहीं होता, और क्रोध तब आए तब उसकी तकलीफ उसकी सहन शक्ति की सीमा लांग गई हो, तब उसका विवेक काम नहीं करता, क्योंकि उस वक्त तो वो अपने दिल से नहीं, अपने क्रोध भरे दिमाग से सोचने लगता है। तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। जो कुछ भी हुआ तुम्हारे साथ, तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो ऐसे ही रिएक्ट करता है, इसलिए खुद को ब्लेम मत करो। चाय पी लो, राकेश जी ने उसके पास आकर कहा। नहीं, इस तबाही की जड़ मैं हूँ और मेरा परिवार है। जाने अनजाने में एक परिवार की तबाही की वजह बन गई हूँ मैं। ये बोझ मेरे सीने में खंजर सी चोट कर रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। काश कोई रास्ता होता मेरे पास जिससे मैं ये सब बदल सकती। जो हुआ उसे कोई बदल नहीं सकता, मगर आप चाहें तो आने वाला वक्त बदल सकती हैं। अन्य ने चौंक कर उसकी ओर देखा। जी, एक बार शांत मन से सोच कर देखिए। उसी समय साहिल का फ़ोन रिंग हुआ। उसने नंबर देखा, उसकी हम माथे की लकीरें खिंच गई। वो खुद से बोला, रात के 11 बजे ये फ़ोन मुझे क्यों कर रही है? फिर राकेश जी ने, अंकल आप यहीं रुकिए, इनकी चाय ठंडी हो गई है, मैं देखता हूँ दूसरी लेकर आता हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से हटकर कैंटीन की तरफ जाते हुए फ़ोन आंसर करता है। जी कहिए, इस वक्त क्यों नहीं कर सकती क्या? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं, आप कभी करती नहीं ना, और वो भी रात के समय, इसलिए पूछा। हाँ, नहीं किया कभी, पर इसका मतलब ये नहीं कि कभी कर नहीं सकती। जी कर सकती हैं, कहिए क्या बात है? कुछ खास नहीं, बस मिस्टर स्वीट एंड कूल से पूछना था कि आजकल वो दिखाई नहीं देते, कुछ ज़्यादा ही बिजी हैं क्या आजकल? नहीं ऐसा नहीं है, बस यूँ ही। क्या बात है साहिल, कोई परेशानी है क्या? आप बहुत लो साउंड कर रहे हैं। नहीं मैं ठीक हूँ, आप कहिए क्या काम था? काम तो है, पर क्या? मैं आपको मिलकर बताऊँगी। अगर आपने बिजी शेड्यूल से कुछ समय निकाल सके तो मिल लीजिए। यहीं पर हमारी कहानी के इस भाग का अंत होता है। अगर आप लोग को हमारी कहानी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।